सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। जहां पे एनर्जी रिसोर्स पे अटैक किया जा रहा है, वहां पे रिसेंटली ये भी देखा गया है कि अमेरिका ने ना सिर्फ ईरान के जो बड़े रिजर्वायर हैं जिनका ताल्लुक न्यूक से है, ना सिर्फ उनको तबाह किया है बल्कि जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और उससे यह ख़ज़ किया जा सकता है कि मेजर इकॉनमी है ईरान के लिए, ये उसके लिए एक बड़ा ब्लो हो सकता है। और इन्हीं मामलात में तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ जॉइन है सलमान ऐवान साहब, की कॉरेस्पॉन्डेंट है, फॉरेन ऑफिस और सिक्योरिटी कवर करते हैं। तफसील से बात करेंगे और पाकिस्तान क्या इस वॉर में एक बड़ा पोर्शन है जिसका हिस्सा बन सकता है, नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान, आप ज्वाइन करें। मुझे ये बताइएगा कि कल की डेवलपमेंट से इनफैक्ट शुरू करते हैं कि कल रावलपिंडी और कोहाट और कोयटा में ड्रोन अटैक्स किए गए। आप भी इस्लामाबाद में उनको नाकाम बनाया गया, 2 बच्चे ज़ख्मी हुए और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अब ये जंग खुली है। तो क्या एक पल्स क्या थी इस्लामाबाद के अंदर, और ये कि कितना अहम है जो इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करके भी निशाना बनाया, तो बजाय कि मोराल कम होता अब पाकिस्तान के शहरों में इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। थैंक यू बतूल, आपने मौका दिया बात करने का। अफगानिस्तान का मामला जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसी, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ का आपने हवाला दिया, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये जंग अब खुली जंग है और ये खुली जंग आप होती अब देख भी रहे हैं, क्योंकि जो तालिबान रजीम है क्योंकि वो एक मास्टर प्रॉक्सी है और आगे उनकी प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हुए जो यहाँ पर टीटीपी के एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के अवाम को टेरराइज करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें मुंह की खाना पड़ी। वो इस तरह से कि जहां जहां भी उन्होंने ये अटैक किए, कोयटा में हो, कोहाट में हो और उसके बाद इस्लामाबाद में, आप देखें हर जगह पे उनके जो ड्रोन्स हैं रूडिमेंट्री किस्म के ड्रोन्स थे जिनको मॉडिफाई करके बॉम्ब कैरी करने के लिए या एक्सप्लोसिव कैरी करने के लिए तैयार किया गया था। हर जगह पर उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया, उनको हिट किया गया। कहीं पर हार्ड हिट थी, कहीं पर सॉफ्ट किल थी। तो ये उनकी जो कोशिश थी बुनियादी तौर पर रिटेलिएशन थी। और इसमें आप देखें कि हर जगह से जो इंडियन मीडिया है या गोदी मीडिया है उसने किस तरह से इस इशू को उछाला कि अफगान एयरफोर्स ने या तालिबान एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जो कि बड़ी एक मज़ाका फेज बात है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो एक एयरफोर्स नाम की कोई शय ही मौजूद नहीं है। चंद ड्रोन्स हैं जो कि टेररिज्म फैलाने के लिए, टेररिज्म करने के लिए पाकिस्तान में भेजे गए, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने इन तमाम ड्रोन्स को, चाहे कोयटा में थे, लेकिन सलमान, ये पहले ये इंप्रेशन होता था कि जो अफगानिस्तान में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है वो गोरेला स्टाइल है, और लेकिन अब वो एक शिफ्ट हमने देखा अफगानिस्तान में, कन्वेंशनल तरीके से अब लड़ाई नहीं हो रही बल्कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या अब ये आपको लगता है कि इतने सेल्फ सफिशिएंट है टीटीए और टीटीपी, क्या वो मुस्तकिल ड्रोन्स का इस्तेमाल करते रहेंगे? क्योंकि एक ऑपरेशनल सपोर्ट तो हम उनके लिए देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट देख रहे हैं। हाँ, उनके पास एक बाकायदा एयरफोर्स नहीं है, वो पाकिस्तान की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट सपोर्ट उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी में तो मुयस्सर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। टैक्टिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो आप देखें कि जो अभी कल परसों की स्ट्राइक्स थी जो कि कंधार में थी, और कंधार से पहले बहुत ज्यादा बाबेला मचाया गया सोशल मीडिया पर, बागराम एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। और उन्हीं कार्रवाइयों के अंदर ये जो ड्रोन्स वाले मामलात हैं इसको पाकिस्तान ने टारगेट किया था। और उसके बाद जब जो ड्रोन सामने आ रहे हैं, नो डाउट कि वो बहुत रूडिमेंट्री किस्म के हैं, बहुत इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन बाहर उनसे खतरा या जो एक पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचने का इहतमाल मौजूद है। लेकिन जो हमारे इदारे हैं, असल चीज जो है जिसके ऊपर फोकस हमें करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा चौकस हैं, अलर्ट हैं इन तीनों चारों मुकामात के ऊपर। जिस तरह से ड्रोन्स को गिराया गया है, ये छोटी बात नहीं है कि कहीं पर भी अक्रॉस द पाकिस्तान, कोयटा से लेके कोहाट और कोहाट से हम ये 3 शहरों की बात में इसलिए कर रहा हूँ कि ये कंफर्म्ड है हमारे पास ये किल्स, क्योंकि बहुत सारी दूसरी जगहों से भी इत्तलात सामने आई कि वहां पर भी शायद ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। लेकिन ये जो किल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और ये देखें कि इसके अंदर जो टैक्टिक्स अगर उधर से चेंज हुए हैं तो यहाँ पर भी पूरा उनका तोड़
मौजूद है कि हार्ड किल्स भी की गई हैं, उन सॉफ्ट किल्स भी की गई हैं, यानी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर से गिराया गया है ड्रोन्स को। लेकिन ये ड्रोन्स जाहिर है कि बहुत आप कह लें कि एक सस्ता ऑप्शन जो है उनके पास मौजूद है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंशाल्लाह जो सोर्सेज हैं वो हमें यही बताते हैं कि इन ड्रोन्स को भी अच्छे तरीके से हम टैकल कर लेंगे और इनको टैकल किया भी जा रहा है, जिसके लिए कल के जो इंसिडेंट्स हैं वो बिल्कुल आपके पास एक खुला सबूत है कि किस तरह से ये ड्रोन्स आए और किस तरह से इनको जो है किल किया गया। और इसमें जो असल चीज है वो ये है कि जिस तरह से तालिबान ने इसको एयरफोर्स का नाम दिया और कन्फेस किया, इससे पता चलता है कि ये कन्फेशन जो है दर हकीकत इस बात का कन्फेशन है कि ये टेररिज्म है। ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेरर नेटवर्क को पूरी तरह से नर्चर करते हैं, टेरर नेटवर्क को फलने फूलने का मौका देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का मौका देते हैं। ये कोई एयरफोर्स नहीं है, ये कोई रिटेलिएशन नहीं है। ये बताइएगा कि इसके ऊपर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है अफगानिस्तान के पास, चाहे वो रूडिमेंट्री है, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है? क्योंकि मैंने खुद भी एक्सटेंसिवली अफगानिस्तान में काम किया है, तो जब यूएस पुल आउट होने से कुछ अर्सा पहले एक बहुत रिपोर्ट्स आती थी कि बड़ी ट्रेनिंग दी गई है, इंडियंस ने भी दी गई है, अमेरिकन ने भी ट्रेनिंग दी है अफगान सोल्जर्स को, लेकिन उनको तो उनमें से हज़ारों ऐसे थे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता था, सिग्नेचर करने नहीं आते थे। फिर यूएस पुल आउट के बाद जब बहुत सारे वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स और बहुत कुछ जो लेफ़्ट ओवर था यूएस डिफेंस का अफगानिस्तान में रह गया, तो उसमें से हेलीकॉप्टर पड़े होते थे लेकिन किसी को चलाने नहीं आते थे। तो इस तरह के बैकग्राउंड के साथ ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सपोर्ट नहीं आ रही है अफगानिस्तान को कहीं से। लेकिन प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सपोर्ट अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कहाँ से आ रही है? इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जब हम तालिबान को मास्टर प्रॉक्सी कहते हैं, डीजीआई इस्पियार ने भी अपनी जो एक हालिया ब्रीफिंग थी उसमें इन्हें मास्टर प्रॉक्सी का नाम दिया। तो ये मास्टर प्रॉक्सी किसकी हैं? ये मास्टर प्रॉक्सी पाकिस्तान के ईस्टर्न नैबर इंडिया की हैं, जहां पर ये जाकर बहुत ज्यादा आजकल पींगे बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा भाईचारे की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लेन देन की बात की जा रही है। तो इनको हर तरह की जो सपोर्ट है, चाहे वो टेक्निकल हो, टेक्टिकल हो, ट्रेनिंग के हवाले से हो, वो इंडिया से इनको मिल रही है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेक्सस है जहां पर इंडियन सपोर्ट भी मौजूद है। इंडियन जो आई थिंक के शायद जो कुछ एलिमेंट्स हो। सलमान प्लीज इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि ये जो रिसेंटली एपिसोड्स हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान ने चुन चुन के मारा, आप हमारे सिविलियंस को मारेंगे, आप हमारी फेंस तोड़ेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड तो करना है। और उस वक्त भी जब हमने कुछ डिप्लोमेट से बात की कि मुज़ाकरात की क्या ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात की ऑप्शन अपनी जगह, लेकिन जब जब पाकिस्तान को ख़तरा होगा पाकिस्तान अब अटैक करेगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, जिसे हमने ऑपरेशन गज़ब लिल हक का नाम दिया है, इस हवाले से जो हुकूमत है, आप कह रहे हैं, और साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जब तक पाकिस्तान की मतलूबा अहदाफ इसमें हासिल नहीं हो जाते, और मतलूबा अहदाफ जो है वो आप समझते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में हैं, वो मतलूबा अहदाफ जो है थोड़े से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, वो ये है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त टेरर नेटवर्क मौजूद है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी मुराद ये है कि तालिबान रजीम की मिलिट्री तनसीबात और उसके साथ साथ वहाँ पर जो फितनल ख्वारिज की मिलिट्री तनसीबात हैं, उनकी जो मदारिस का लेबल लगाते हैं, मसाजिद का लेबल लगाते हैं, दर हकीकत में वो उनके ट्रेनिंग कैंप। जी सलमान, वो तो हम ये देख रहे हैं कि एक बाकायदा इनिशिएट किया गया है ऑपरेशन, लेकिन ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये भी एक्सपेक्टेशन एक लगाई गई है कि चूँकि दुनिया के बाकी हालात, फॉर एग्जांपल हमारे नेबरहुड में ईरान में जो चल रहा है, तो ये फ्रिक्शन कम होनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली ये मैसेज पाकिस्तान को कन्वे किया गया है। इसमें क्या कितनी सदाकत है, और क्या पाकिस्तान इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेगा? क्योंकि हम तो सिर्फ जो कर रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक जो डिप्लोमेटिकली तो जाहिर है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों, सऊदी अरब हो, कतर हो, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें जो एक बहुत सीरियस एफर्ट हुई है वो हमें चाइना की जानिब से नजर आई है। चाइना के जो नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है, उन्होंने काबुल का दौरा भी किया, और तवक्को ये की जा रही है कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, या तालिबान रजीम कहूँ तो मैं ज़्यादा मुनासिब होगा, एक कंसेंसस पे लाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ममालिक ज़रा इस मामले को कूल डाउन करें, इस मामले को ठंडा करें। लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत है राना सनाउल्लाह, उन्हें कुछ पहले कहा था कि तकरीबन हम मोर देन 90% अपने
अहदाफ हासिल कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए वहां से भी प्लस पॉइंट कर चाइना के कहने पर या चाइना की डिप्लोमेसी के नतीजे के अंदर हमारे साथ मिलकर बात करता है तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान को। तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल 2019 से इनको यही कहता चला आ रहा है कि आप अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों का खात्मा करें, जो टेरर सपोर्ट नेटवर्क है उसका खात्मा करें। तो पाकिस्तान तो हर वक्त बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरी है कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो टेरर नेटवर्क्स हैं इनका भी खात्मा किया जाए, ताकि फिर जरा हम आराम से साथ इनके साथ बैठकर बात करें और फिर इनको जो थोड़ा राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाए। दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है वो खात्मा होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि अफगान तालिबान जो है वो आराम से या आसानी से ये बात मानेंगे। उसके लिए हमें एक हार्ड पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके ऊपर अमल दरामद होगा तो शायद सूरत हाल बेहतर हो, वरना वो लातों की भूत बातों से ना मानने वाला मुहावरा तो आपने भी मैंने भी हम सब ने सुन रखा है। और सलमान, ये नहीं कि पाकिस्तान अपनी जंग लड़ा है अपने आप को महफूज रखने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ, बाकी भी दीगर ममालिक, यूनाइटेड नेशंस की एक्सटेंसिव रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें जो उनके ऑब्जर्विंग ग्रुप्स हैं उन्होंने दर्जनों रिपोर्ट्स दी हैं जिसमें ये तफसील से बताया गया है कि कैसे वहाँ पे 20 से ज़ायद ग्रुप्स जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ममालिक से है, सेंट्रल एशिया की कुछ जगहों से है और उनके ओरिजिनेशन और जगहों से भी है। तो ये तो बहुत इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बहुत ऐसे रुथलेस ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं जिनकी फ़ंडिंग मुख्तलिफ़ जगहों से हो रही है। और जो अफ़गानिस्तान का लैंड है वो एक टेररिज्म का एक बाकायदा प्ले ग्राउंड बन चुका है जहाँ पे फ्लरिश करते हैं दहशतगर्द, और ये जो सारी पोटेंशियल है ये टीटीए की प्रेजेंस में वहाँ पे हो रही है। तो ये जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं जिसका क्रक्स मैंने आपको बताया है, ये कितना डिप्लोमेटिक प्रेशर देगा अफ़गानिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये बात सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा। चलें आप ही कहते हैं कि रिवायती तौर पे आपके पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और एक पास्ट है, लेकिन ये तो यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कह रही हैं, तो ब्रिटिश, फ्रांस, कौन है जो ये नहीं कह रहा, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये नहीं कह रही, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स अपनी जगह। सो हाउ दिस इज गोइंग टू बिल्ड प्रेशर ऑन अफगानिस्तान? जी बिल्कुल, इसमें एक रशियन रिपोर्ट भी आई थी जिसमें नंबर्स भी बताए गए थे कि अफगानिस्तान के अंदर 20 से 23 हज़ार तक के जो ये दहशतगर्द ग्रुप जो दहशतगर्द है वो मौजूद है, जो कि बाकायदा आप कह रहे हैं कि पेशावर दहशतगर्द है, किराए के कातिल हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो समझने की है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ लोग इस चीज़ को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक खास पोलिटिकल ग्रोह है जो पॉइंट आउट करता है कि पाकिस्तान का सबके साथ मसला है, अफगानिस्तान का तो किसी और के साथ कोई मसला नहीं है। आप देख लें कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मसला है, अफगानिस्तान का ईरान के साथ मसला है, अफगानिस्तान का उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मसला है, यानी क्रॉस द बॉर्डर इवन चाइना के साथ मसला है कि चाइना के भी कुछ नापसंदीदा एलिमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पनाह हासिल करते हैं। लेकिन साथ ही इसमें ये चीज भी ऐड करने वाली है कि तालिबान ने जो 90s के अंदर जब ये बरसर इक़्तिदार आए थे और आज के तालिबान के अंदर इन्होंने कोई लेसन लर्न नहीं किया। पॉइंट इज दिस कि वो अफगानिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार, सॉवरन स्टेट के बजाय एक ट्राइबल निज़ाम के तहत चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर मेरी तो 2-3 सिटिंग्स हुई हैं इनके कुछ लोगों के साथ, कुछ वज़रा के साथ, उसमें अगर आप उनसे बात करें तो वो बिल्कुल इलॉजिकल किस्म के उनके मुतालबे होते हैं, इलॉजिकल किस्म की उनकी कंक्लूजन्स होती हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप अपना सर जो है दीवार में दे मारें। वो समझने के लिए और एक मुल्क को एक मुल्क की तरह तैयार करने के लिए, चलाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से किसी भी और मुहज़्ज़ब मुल्क पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हायरार्की नहीं है। सलमान, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मिडल ईस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले ये खबर आई कि अमेरिका ने 2500 के करीब मरीन्स मिडल ईस्ट में भिजवाने का फ़ैसला किया है। फिर ट्रंप ने कहा, रात को उन्होंने अनाउंस किया कि ईरान के एक अहम जजीरे को टारगेट किया है जहाँ से उनका 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। इस तरह की इक़दाम करने के बाद हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें किसी भी तरह स्लो डाउन होंगी, क्योंकि वो तो ईरान की लाइफ लाइन है और ईरान तो वैसे ही अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक एक्सट्रीम पोजीशन लेता रहा है, तो वो इसको मज़ीद क्यों बर्दाश्त करेगा? देखिए बतूल, इस मामले को हमें जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर हम पाकिस्तानी हैं, हमारी बहुत सारी ओवरऑल अगर मैं एक नेशन की बात करूं तो हमारी बहुत सारी जज्बाती वाबस्तगियाँ भी हैं और दीगर वाबस्तगियाँ भी हैं, तो लोग ज़रा नाराज़ हो जाते हैं। इस मामले को बहुत आप रियलिस्टिक अप्रोच से तो इस वक्त देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जो एट अ टाइम पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ तो ये है कि ईरान की बड़ी कामयाबी है कि उसने अमेरिका इसराइल के साथ अपनी जंग को एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील कर दी है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका की जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट अगर आप कह लें
तो उसके ऊपर जो मिलिट्री माइट या मिलिट्री सुप्रीमेसी की मिथ थी, वो मिथ टूट चुकी है। वो किस तरह से टूट चुकी है कि आज कितने दिन हो गए हैं, हफ्तों में जंग दाखिल हो चुकी है। अमेरिका का वॉर प्लान क्लियर नहीं है। अमेरिका इस वक्त अपनी जंग नहीं लड़ रहा। अमेरिका कैसी जंग लड़ रहा है जिसमें उसको ट्रैप करके लाया गया है या वो कूद पड़ा है और अब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सदर पुतिन के साथ सदर ट्रंप की बातचीत हो या आपकी जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बातचीत है, ये तमाम वो टैक्टिक्स हैं जिसके जरिए से अमेरिका एक फेस सेविंग चाह रहा है कि तो उसको यहाँ से निकलने का बाइसत अंदाज के अंदर मौका मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ा जो उनको मसला था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ईरान की जो मिलिट्री है, एयरफोर्स से लेकर नेवी तक, वो कोई खास कैपेबल नहीं थी। उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, व्हाटएवर। लेकिन उनके पास मिसाइल फोर्स थी और जो न्यूक्लियर उनके वेपन वाला मामला है, उसके ऊपर तो नेतन्याहू कितने अरसे से कहता चला आ रहा है 10 दिन बाद बम बन जाएगा, 3 साल बाद बम बन जाएगा, 2 हफ्ते बाद बम बन जाएगा, 3 महीने बाद बम बन जाएगा। तो वो भी बिल्कुल एक फजूल और एक लग़्व किस्म की इल्जामात थे, वैसे ही थे जैसे कि इराक के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है सलमान, ये जो आप ये कह रहे हैं कि बाइज्जत तरीके से क्या अमेरिका इस जंग में से निकल सकता है, तो क्या ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट जून में हुआ था कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया और उसके बाद ये कहा कि हमने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है और इसलिए जंग ख़त्म हो गई है और हम जीत गए हैं। और इसको दोहराने के लिए जो ट्रंप के AI एडवाइज़र हैं डेविड सैक्स, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि आप विक्ट्री डिक्लेयर करें, ये बोलें कि जी हमारा जो टारगेट है अचीव हो गया है और इसको ख़त्म करें। क्या इस दफ़ा अमेरिका ऐसा करेगा और इस मशवरे को मानेंगे ट्रंप? देखिए, इस दफ़ा अमेरिका जो है ना बहुत बुरे तरीके से धंस चुका है, फंस चुका है कि अमेरिका के जो एलाइज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जिनको अमेरिका ने प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर अड्डे कायम किए थे, वो एलाइज जो हैं वो जान चुके हैं कि ये अड्डे जो हैं उल्टा उनके लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। ये अड्डे उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो अड्डे सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ प्रोटेक्शन देने के लिए थे। तो मौजूदा सूरत हाल में नहीं लगता, क्योंकि जब ये जंग जिस अंदाज में भी खत्म होगी, से भी खत्म होगी, उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है वो मौजूदा जो जंग से पहले वाला मिडिल ईस्ट था वो नहीं रहेगा। उसके अंदर बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज जो है वो चेंज हो चुकी होंगी। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी शिकस्त इस जंग के अंदर होगी वो ये होगी कि ईरानी जो निज़ाम है, ईरान में जो इस वक्त हुकूमत का निज़ाम है या रजीम है व्हाटएवर, वो एग्जिस्ट करेगा, वो मौजूद होगा, चाहे वो बहुत ही टूट फूट चुका हो, चाहे वो बहुत ही अपनी पावर जो है वो लूज कर चुका हो, लेकिन उसका इंटैक्ट रहना ही अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त होगा। और आज की डेट तक, इस वक्त अगर हम जो बात कर रहे हैं, तो वो जो रजीम है, बेसिकली रजीम चेंज ऑपरेशन था ना, वो रजीम चेंज होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। और यही अमेरिका की या इसराइल की सबसे बड़ी शिकस्त होगी, रजीम चेंज नहीं हुआ। और जिन लोगों के ऊपर तकिया किया जा रहा था कि वो ईरान के अंदर कोई काउंटर रेवोल्यूशन ले आएंगे, वो अपने मकासद के अंदर बिल्कुल नाकाम हो गए, बल्कि वो कहीं आपको देख लें कि कहीं पर भी वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए अमेरिका का जो फेस सेविंग है, कभी वो चाइना से भी आपको पता है उनकी बातचीत हो रही है कि कोई फेस सेविंग उनको मिल जाए, रशिया से भी उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन उनको इस वक्त फेस सेविंग जो है वो नहीं मिल रही। नुकसान दोनों तरफ से बहुत हो रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान, बेहतरीन तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी आप कवर करते हैं और यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कार्ग आइलैंड को अमेरिका ने रिसेंटली बॉम्ब किया है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसकी। यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ फोर्स हैं, जो कि उनके पोर्चुगीज़ फोर्ट्स हैं, जो कि उनकी तारीख़ी तौर पे इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग रहते हैं, वहाँ पे अमेरिका को कौन मशवरा दे रहा है कि आप ऐसे लोगों पे अटैक करें जो कि हिस्टोरिकल साइट्स पे जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, और फिर ऐसे ईरान के बहरी जहाज़ को टारगेट किया जाए जो मशकों के लिए वापस जा रहा था। तो ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अमेरिका और इज़राइल मिल के चाहते हैं कि किसी तरह ईरान में भी वैसी जेनोसाइड की जाए जैसे गज़ा में की जा रही है। और अमेरिका को चाहिए कि वो इस जंग से जल्द से जल्द निकले, लेकिन लगता नहीं है कि उनको कोई ऐसा रीज़नेबल पॉइंट मिलेगा जिसको इस्टेब्लिश करके इस जंग से बाहर निकल सकें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और PTI के दीगर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी नाअहली का ख़दशा भी ज़ाहिर किया, काफ़ी मायूसी का इजहार भी कर रहे थे। वो रमज़ान ख़त्म होने वाला है, PTI क्या करने जा रही है, वेट एंड सी की पॉलिसी आपको लगता है कि अब आपकी ख़त्म हो गई है, आप हुकूमत को इंगेज करेंगे, एहतजाज की आपने कोई पॉलिसी बनाई है, एग्जैक्टली क्या करेंगे आप रमज़ान के बाद?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नअब्दु व यका नस्तईन। देखिए जी, इस रमज़ान के बाद तो जो हमारी पार्टी जो डिसीजन लेगी, चाहे वो मजम्मत का लेती है या मुआमत का लेती है, बातचीत का लेती है, ये वो पार्टी जो डिसीजन लेगी उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। हम लोगों ने पिछले 4 सालों में जो हम लोगों ने देखा है, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टार्टिंग फ्रॉम जो चीफ जस्टिस साहब उस ज़माने में थे, उनसे लेके फिर जिस तरीके से वो है एक एक चीज़ को डिसमेंटल करने की कोशिश है। अभी जो शवाहिद हैं, जिन बेसिस पे किया, वो एक वीडियो थी जो शायद सोहेल अफरीदी की थी, जो कि रेडियो पाकिस्तान के अंदर की नहीं है, वो जो प्रोविंशियल असेंबली के बाहर जो चौक है उधर की वो है। और वो ना तो कोर कमांडर घर के सामने की है और ना वो, प्लस वो सड़क जो है ना, वो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे उस बेसिस पे, अब ये प्रिजम्पशन की बेसिस पे कोई ठोस सवायद नहीं है जिसको हम कहते कि विदाउट वो क्या कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी कोई चीज़ों के जो आपको बता सके कि यार ये एक्चुअली सब कुछ होता, उस बेसिस पे इनके ऊपर केस चला रहे हैं। और सिर्फ इस वजह से कि ही इज़ डाई हार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, जो कि वर्कर के लेवल से लेकर चला आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त 4 साल हो गए हैं, 50 दौरे हो गए हैं। मुल्क को ठीक करने के लिए हमने 2.5 साल पहले सुना था कि 1 साल में इस मुल्क के अंदर इतने पैसे आ जाएंगे, वो आज तक नहीं आए। मैं आपको एक और चीज़ कर लेता हूँ जिस पे शायद आपको प्रोग्राम करना चाहिए कि सिंध के अंदर जो गंदम है उसकी चोरी का मसला। शुरू में आपको ये होगा, आपको अजीब होगा कि अभी तकरीबन कोई 64 या 65 हज़ार बोरियां अभी रिसेंटली जामशोरों में गायब हो गई हैं। अच्छा, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले तकरीबन 2019-20 से ज़रा पहले चंद सालों में 1 करोड़ बोरियां गायब हो गई थी। फिर उसके बाद 2019-20 में 40 लाख बोरियां गायब हो गई थी। फिर उसके बाद 2024 जी बिल्कुल, ये ऐसा हुआ है। और जो फ्लड का जो सामान था वो भी गायब होता रहा है। बिल्कुल इस पे प्रोग्राम्स होने चाहिए। जी, ये वो मसले हैं जो इस मुल्क के मसले हैं। 50 साल ये दोनों पार्टियां मिल के हुकूमत करती हैं। 50 साल में आप मुझे बता दें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ हो इस मुल्क को? सर, ये वाले स्कैंडल्स तो केपी में भी हैं। कोहिस्तान स्कैंडल भी आया, ऑलमोस्ट 40 बिलियन के पैसे हुकूमती ख़जाने के फंसे रहे। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जो उस फील्ड में थे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं पीटीआई से स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। कल एक खबर आई है कि इनफैक्ट गुज़िश्ता दिनों पहले ये खबर आई कि अमेरिका से कुछ लोग पाकिस्तान आए और वो हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बातचीत करवा रहे हैं। ये इसमें कितनी सदाकत है और क्या ऐसी कोशिशें कामयाब हो रही हैं? देखिए, मेरे लिहाज से मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जब तक हम लोग इमरान खान को इक्वेशन में नहीं डालेंगे, इमरान खान को इक्वेशन में जब तक नहीं डालेंगे, ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा। इस मुल्क के पॉलिटिकल और बाकी मामला स्टेबल नहीं होंगे। मेरी नज़र में ये बात है कि अगर आज इमरान खान वज़ीर आज़म होता तो ये 50 दौरे जो हमारे वज़ीर आज़म ने किए, ये बाकी लोग कर रहे होते इमरान खान के पास आने के लिए, क्योंकि ये याद रखें, ही वुड हैव बीन द सेंटर ऑफ द ऑल दिस पावर। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो शख्स कमांड करता है, मुझे आपको याद दिलाता हूँ, अभी हम लोगों ने बहुत बातें की हैं। ये पिछले साल जो मई में इंडिया के साथ झड़प हुई थी और हम लोगों ने इंडिया को एक ज़बरदस्त सबक सिखाया था। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें, जो 2019 में हुआ था, उसमें इमरान खान ने कहा था हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, करेंगे। और उसके बाद जो असल बात हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त बात ये थी कि पाकिस्तान के जहाज़ इंडिया की टेरिटरी के अंदर जाके उन्होंने वहाँ पे हमला किया था और उनको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर वापस आ गए थे। और फिर वापस आके एयर टू एयर कॉम्बैट में उन्होंने 2 जहाज़ गिराए थे। अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी थी एंड देयर वाज नो क्रॉसिंग ओवर।
कोई जहाज एक बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी जगह नहीं गया था, लेकिन उसके ये सिर्फ और ये सारी वो टेक्नोलॉजी थी जो उस ज़माने में 2020-21 में इमरान खान ने उसके बाद कोशिश की थी कि है। अच्छी बात है, पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन सेनेटर साहब आपने बुरा नहीं मनाना आपने, लेकिन मैं सिर्फ आपसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात कर रही हूँ जी। मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे मौका दें। अब्दुल साहबा एक बात मेरी सुन ले। मेरी नज़र में अगर आज खान पाकिस्तान का वजीर आज़म होता तो शायद ये जो अटैक्स हुए हैं, ये जो गाज़ा और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये शायद ना हुई होती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म होते तो ये जो वॉर हो रही है इसमें ये ना होता। अनबिलीवेबल। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। बुरा आपने इसका नहीं बनाना, आप बहुत मुअज़्ज़ज़ है मेरे लिए, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान होते तो वो सेंटर पॉइंट होते और बजाय कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 50 दौरे करता, दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म आ रहे होते इमरान खान से मिलते। लेकिन क्या इमरान खान वही वज़ीर आज़म होते जो पहले थे? क्योंकि उनकी ऐसी बहुत शिकायत मौसूल हुई ऑफिशियली कि वो रिडिक्यूल करते पाए गए कुछ अहम ममालिक के, जिनका मैं नाम अभी नहीं, मुझे लगता है मुनासिब नहीं है लेना, और उनकी जी। तो क्या वो ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे जब वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? क्योंकि सर ये इसका इमरान खान को पे करना पड़ा था, इस गलती का। देखें, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये इस किस्म की कमेंट्स नहीं होनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। उस लिहाज से वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो बड़े मसले होते हैं ना, उनमें वो छोटे मसले नहीं आते। वो छोटे मसले अपनी जगह पर होंगे। इमरान खान का वो छोटा मसला नहीं था सर, वो किसी मेरी बात नहीं। सेनेटर साहब बात करने का मौका देना। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि एक ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए जो जंगें रुकवा दे, मतलब सीरियसली इंटरनेशनल वॉर ही रुक जाए, हमारे लिए तो फ़ख्र की बात होगी। लेकिन वो वज़ीर आज़म क्या फिर डिप्लोमेटिक मैनर्स का ख्याल रखेगा? वो जहाज़ में बैठ के किसी मुल्क के सदर, किसी के रॉयल के बारे का मजाक नहीं उड़ाएगा, फिर उसकी टेप्स लीक नहीं होंगी और पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, और ये वो हैबिचुअली करेंगे। ये क्या वो नहीं करेंगे जब वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? सिर्फ ये मेरा आपसे सवाल है। आप जितना आप बोल रही हैं, अगर मुझे उतना मुझे बोलने दे, तो चूंकि आपने मुझे बुलाया इसलिए कि मैं जवाब जी जी सर प्लीज अब आप बोलिए सर, मैंने थोड़ा सा बोलना था। ये कमेंट्स मेरी नज़र में दे वर नॉट अप्रोप्रिएट जो हुए थे। लेकिन ये जो जब इस किस्म के मसले होते हैं ना, तो वो कमेंट्स पीछे रह जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इमरान खान ने और मेरे ख्याल में जो असल जो तनाज़ा हुआ था, वो इमरान खान का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी नज़र में ये जितने भी जहाँ बादशाहत या जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे एक्चुअली अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन एक बात याद रखें, एक शख्स है जिसने स्टार्ट किया था 2019 में, उन्होंने स्टार्ट किया था रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया के लिए दरमियान में जो आप ये समझ ले मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दोनों जगहों पर गए थे और उन्होंने इसको हल करने के लिए जो स्टार्ट किया था, और जिस तरीके से उन्होंने वो OIC के अंदर पाकिस्तान का नहीं, इस्लामिक मुल्कों का जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी थी, जिस तरह UN में उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात की थी, ये वो खूबियां होती हैं जो ऐसे मौक़ों में सामने आ जाती हैं। छोटे मोटे कमेंट इस वक्त लोग इग्नोर कर जाते हैं। सब आपका जवाब आ गया बिल्कुल। जो उनकी खूबियां उनको याद रखना चाहिए, वो खूबियां दोबारा इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। सेंटर साहब, थोड़ा डोमेस्टिकली बात करते हैं। ये भी इतलात आ रही है कि PTI अदालतों का बाइकआउट कर सकती है। क्या ये दुरुस्त फैसला होगा और आप लोग इस बारे में सोच रहे हैं? किस चीज़ का? क्या आप अदालतों का बाइकआउट कर सकते हैं? अदालतों का? जी, क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। नहीं, बात रिलीफ की नहीं है। ये नहीं है कि बात हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। बात ये हो रही है कि वहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा, वहाँ पे अदल नहीं हो रहा। वहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ ना। देखिए, इस तरह होता है कि अदालतों में 2-3 चीज़ें होती हैं। आपके जेल क़वानीन कहते हैं कि अगर एक शख्स को इमरजेंसी होती है तो आपने रूल नंबर 795 के तहत उनके फैमिली वालों को बताना होता है। नहीं बताएगा, बल्कि
5 दिन तक छुपाते रहे थे। और उसके बाद वो असदुल्ला साहब थे डॉन के, वो 92 न्यूज़ के, उन्होंने जब ये डॉन पे लिखा उसके बाद कहीं जाके इन लोगों ने माना कि हाँ ये था। नंबर 2, जिस बंदे को दिखाया गया था डॉक्टर आरिफ को, ही इज़ स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, बट वो रेटिनल स्पेशलिस्ट नहीं थे। मैं वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये देखें, ये एक आम शख्स के या आम कैदी नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। नंबर 2, ही इज़ एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। उनकी आंख का मसला, बिनाई का मसला है जो 3 महीने से चल रहा था। जज साहब भी परेशान थे जब उन्होंने कहा अच्छा अक्टूबर से चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये तो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है, और उसमें लिखा हुआ है कि 85% नज़र ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद की रिपोर्ट्स जिसमें इन्होंने कहा था टीका लगाने के बाद 6/24 हो गया है, विजन हो गया, मींस के 75% विजन अभी भी नहीं है। उसके बाद वाली रिपोर्ट नहीं है, सेकंड ट्रीटमेंट के बाद वाली कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी नहीं बताया हुआ कि अभी रिसेंटली क्या किया है। और जो बोर्ड बनाया, देखिए ये मेरा, अच्छा दूसरा होता है कोर्ट हमेशा देखता है कि प्रेसिडेंस क्या है, क्या इससे पहले कभी कोई चीज़ हुई है। तो उन्होंने साफ बताया है कि 2020 में मियां नवाज शरीफ के साथ एग्जैक्टली इसी तरीके से हुआ था। उनके मौलज को इजाज़त दी गई थी कि उनके साथ बैठे, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे। आज जज साहब कह रहे थे कि आपके जो मौलज है क्या वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उस वक्त क्या मियां नवाज शरीफ साहब के जो थे वो कार्डियक स्पेशलिस्ट है? नहीं थे, ही वॉज ए जनरल प्रैक्टिशनर। जो इस पर होते हैं ये सारी चीज़ें, फैमिली हिस्ट्री हर एक चीज़ करती है। नंबर 2, उस वक्त जज साहब ने उस वक्त, और ये कोर्ट में रेफरेंस दिए गए दोनों के डिसीजंस के, उन्होंने कहा था कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की कोई गारंटी देता है, और अगर नहीं है तो फिर उनको जाने दो। फिर उनको स्पेशल परमिशन दी गई थी। और आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 50 रुपये के एफिडेविट में ये इन राइटिंग दिया था, एक क्या कह सकते हो उसके, अपनी अंडरटेकिंग दी थी ओथ के अंदर कि जी ये 6 हफ्तों के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं आए, 6 हफ्ते छोड़े, पता नहीं 5 साल के बाद वो वापस आए। अच्छा, इस दौरान में जब वो इंग्लैंड में थे तो उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी अपनी कि कौन सी ट्रीटमेंट हुई है, किस तरह उनके पहले रिजल्ट्स क्या थे, बाद के रिजल्ट्स क्या थे, कोई नहीं दिए। तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं और बायसिज्म देखते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जब हम वो करते हैं, मुझे एक बात बताएं, कौन सा शख्स है जो हमारे, एक तो वैसे ही पाकिस्तान के जो कोर्ट्स थे वो उनका कोई बहुत अच्छा नाम नहीं था, लेकिन अभी जिस तरीके से ये 26वीं और 27वीं तरामीम के बाद इन कोर्ट्स की हालत हो गई है, वो तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन सेनेटर साहब एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि जो पीटीआई के अपने लॉयर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, अदालतें ठीक से काम नहीं कर रही, आप कह रहे हैं जस्टिस नहीं दे रहे, उनके जो केसेस हैं उसमें भी एक बायस है, लेकिन आपके वकीला भी काम नहीं कर रहे। कोर्ट के अंदर था जी, मैं कोर्ट के अंदर था, एक रेफरेंस दिया गया, उन्होंने रूल्स के रेफरेंस दिए, उन्होंने 795 का रेफरेंस दिया, उन्होंने 197 का रेफरेंस दिया, उन्होंने 141 का दिया, 143 का दिया, 145 का दिया। ये सारे वो हैं जिसमें इस किस्म के मरीज को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। अच्छा, और ये याद रखिए ये स्पेशलिस्ट। लेकिन सेंटर साहब अभी मैं आपसे कुछ और सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ सर उस सवाल का जवाब दीजिएगा। अब आप बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और नवाज शरीफ को भी मुल्क से बाहर जाके अपनी रिपोर्ट्स बिल्कुल भिजवानी चाहिए थी, फॉलोअप होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके वकला की तैयारी क्यों नहीं है? लतीफ़ खोसा खुद जाके अदालत पे कहते हैं मेरी तैयारी नहीं है, मुझे मजीद वक्त दें, बार बार ही कहा जाता है। फिर अलीमा खान लॉयर्स को बात नहीं करने देती, खुद रोस्टम पे आके बात करती हैं, फिर इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल गलत बात है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मेरी तैयारी नहीं है। जज साहब ने उनको 1-2 रेफरेंसेस दिए थे कि आपने ये रूल, इस रेफरेंस जो जेल मैनुअल के 1-2 रेफरेंस दिए थे। ये याद रखें, जब आपको कोई रेफरेंस होता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि वो जो लॉयर होता है वो उन रेफरेंस, क्योंकि उसको डबल चेक करना होता है कौन सा रेफरेंस, कौन सा रूल किस रूल के साथ या अलग या किस कॉन्स्टिट्यूशन के उसके साथ पढ़ा जाएगा। उन्होंने आर्टिकल 9 का जिक्र किया, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जो आपने बताया हुआ है मुझे ज़रा इसको पढ़ लेने दे, और वो आ जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन जी सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे थे।
कुछ हफ्ते पहले हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में केपी हाउस में पीटीआई की सारी लीडरशिप बैठी हुई थी। अली मीन गंडापुर ने जौक दर जौक इंटरव्यूज़ दिए थे और ऐसा लग रहा था कि जब तक कोई ख़ास मुज़ाकरात नहीं होंगे या पीटीआई अपनी बात नहीं मनवा लेगी, ये मीडिया की अटेंशन भी यही रहेगी और पीटीआई की लीडरशिप भी यही बैठी रहेगी। फिर ऑल ऑफ अ सडन जैसे पहले होता है कि ना वो अहदाफ हासिल कर सकी पीटीआई, ना कोई स्ट्रैटेजी वाज़े कर सकी। फिर एक रमज़ान का गैप आ गया। अब ईद के बाद यही सवाल उठ रहा है कि अब पीटीआई क्या करेगी, कि इससे पहले तो कुछ नहीं कर पाए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।